गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 1 जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट लेसन जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या मतलब? मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब लेसन का जो नाम है उसमें हम ये देखें, क्या ये जो लेसन है क्या इस लेसन के नाम में ही छिपा हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें इसके बारे में पता करना है कि इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हमारे सामने आने वाले हैं। अब इसने बोला है कि हमारे आसपास, आसपास तो क्लियर हो गया कि सराउंडिंग। अब बात आती है पदार्थ की। अगर मैं यहां पर ये देखूं कि मेरे आसपास में क्या है, तो मेरे आसपास में जैसे सामने टेबल रखी है, डस्टर है, मेरे हाथ में मार्कर लग रहा है, ये सभी एक पदार्थ हैं। मतलब हम दैनिक जीवन में इसको क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। और अब बात आती है कि मैटर, ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारे आसपास जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सब में पदार्थ पाया जाता है। क्लियर? अब जैसे मैं यहां पे मैंने बोला था कि मेरे सामने टेबल रखी है, मेरे हाथ में मार्कर लग रहा है, सामने एसी चल रहा है, ठीक है, और डस्टर भी मेरे पास में है। तो मैंने इन सभी चीजों को देखा और देखने के बाद ही कैसे पता लगाया कि ये टेबल है, मेरे हाथ में मार्कर लग रहा है, सामने एसी लग रहा है या टेबल पे डस्टर रखा है। तो इन सभी चीजों में हम सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि इन चीजों को देखने के बाद कैसे पता लगाया कि ये सब चीजें अलग अलग प्रकार से दिखती हैं या अलग अलग इनका आकार है, अलग अलग इनका आयतन है। ठीक, तो सबसे पहले पदार्थ को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। नंबर 1 द्रव्यमान और नंबर 2 आयतन। आयतन का मतलब स्थान। अब मेरे सामने जो मैंने बोला था कि टेबल रखी है, तो अगर मैं ये देखूं कि टेबल का एक अपने आप में खुद एक द्रव्यमान है और दूसरी चीज वो स्थान भी घेर रही है, मतलब उसका कुछ ना कुछ आयतन भी है। ऐसे में मार्कर की बात करूं, ये मार्कर मेरे हाथ में रखा है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान मुझे महसूस हो रहा है और ये मेरी हथेली पे कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए है। ऐसे ही मेरे सामने एसी चल रहा है, उसका भी अपना एक द्रव्यमान है और वो भी एक स्थान घेरे हुए है। तो अब हम ये देखेंगे कि पदार्थ के बारे में हमें इतनी सारी चीजें पता चली। अभी देखेंगे कि पदार्थ की परिभाषा किस तरीके से बनती है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे जो भी कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारे आसपास जो भी वस्तु है उसके अंदर द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्राचीन काल में
प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक जिनका नाम था महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने यह बताया था कि जो हमारे पदार्थ हैं ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इस चीज को आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सही माना और उन्होंने भी कहा था कि हाँ, कि जो प्राचीन काल में महर्षि कणाद जी ने बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं यहां पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलके कैसे बना होता है, तो बच्चों आपने एक नॉर्मल चौक देखा होगा। अगर मैं उस चौक के टुकड़े करूं और बार बार टुकड़े करता रहूं तो सबसे बाद में मेरे पास एक पाउडर के रूप में एक आकृति प्राप्त होगी, या जिसको मैं बोलूंगा वो कण प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं उसको और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से और छोटा छोटा करूं, बारीक करूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि ये एक कण है। ठीक, तो ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि महर्षि कणाद जी ने क्या कहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। जो बात मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने बोला था कि चौक का जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम चौक को बारीक से ही बारीक ज्यादा पीसें तो बाद में जो हमें सबसे लास्ट में जो आकृति प्राप्त होगी, जो कण प्राप्त होगा, उसको हम बोलेंगे अणु। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर ये देखेंगे कि आगे हमें क्या पता चलता है। अब पदार्थ को, जो आपका पदार्थ है, इसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है कि उसको बांटा। तो हम ये देखेंगे कि पदार्थ को किन दो गुणों के आधार पर उन्होंने बांट दिया। नंबर एक, भौतिक गुणों के आधार पर, और नंबर दो आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। तो बच्चों, अब मैं इस लेसन में भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को जो बांटा गया उसके बारे में पढ़ना है। तो अब मैं इसके आगे चलता हूं। अब इसके आगे जब मैं आपको बताऊंगा, तो पदार्थों को हमने भौतिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा, देख लेते हैं। जिसमें नंबर एक, ठोस, फिर आपका द्रव, फिर आपका गैस। अब हम ये देखेंगे कि क्या ठोस द्रव में क्या सिमिलरिटी है, या द्रव या गैस में इनमें क्या अंतर है, कितनी सिमिलरिटी है, कितना इनमें अंतर है। करेक्ट। अब मैं यहां पे कुछ चीजें लिखने वाला हूं जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो पदार्थों को हमने बांटा भौतिक गुण के आधार पर, तो वो कौन से पदार्थ हैं जो ठोस कैटेगरी में आते हैं, वो कौन से पदार्थ हैं जो द्रव कैटेगरी में आते हैं, या वो कौन से पदार्थ हैं जो गैस की कैटेगरी में आते हैं। अब इधर मैं सबसे पहले लिखूंगा निश्चित आयतन। ठोस का निश्चित आयतन होता है। अब मैं द्रव के लिए थोड़ा नीचे लिखूंगा
निश्चित आयतन नहीं होता। अब मैं गैस के लिए लिखूंगा अनिश्चित आयतन। करेक्ट। अब इसके बारे में और बताता हूं मैं आपको। ये नंबर 1 था, अब इसमें नंबर 2। ठोस में इसके कण अत्यंत पास होते हैं और द्रव की बात करूं, कुछ रिक्त स्थान होता है। और मैं गैस की बात करूं, अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। अब तीसरा पॉइंट, इसके कण गतिशील अवस्था में नहीं होते। और बात करते हैं द्रव की, कण गतिशील होते हैं। और गैस की बात करेंगे, कण गतिशील होते हैं। अब बच्चों हमने ये देखा कि जो आधुनिक वैज्ञानिक के आधार पर जो हमने पदार्थों को बांटा था कि भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर, हमने इसमें आपको बताया कि पदार्थों को 3 अवस्थाओं में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में निश्चित आयतन होता है, द्रव में निश्चित आयतन नहीं होता और गैस में अनिश्चित आयतन होता है। उसके बाद नंबर 2 बताया था कि इसके कण अत्यंत पास पास होते हैं ठोस में। द्रव में कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है और गैसों में अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। नंबर 3, ठोसों की बात करें, इसके कण गतिशील अवस्था में नहीं होते। द्रव की बात करें, कण गतिशील अवस्था में होते हैं और गैस की बात करें तो कण गतिशील अवस्था में होते हैं। किस तरीके से? अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके कण गतिशील अवस्था में क्यों नहीं होते। जैसे मेरे हाथ में डस्टर मार्कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर मैं यहाँ पे द्रव की बूंद रखूं तो उसकी तरह ये बहना स्टार्ट हो जाए। मैं यहाँ पे बच्चों गतिशील अवस्था की जगह बहना भी लिख देता कि बहाव नहीं होता, बहाव होता है, बहाव होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये एक अगर ठोस अवस्था में है तो जहां रखा है बिल्कुल स्थिर रखा रहेगा जब तक हम इस पर कोई भी बल नहीं लगाएंगे। और द्रव की बात करें कि कण इसके गतिशील होते हैं, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर आप फर्श पे पानी डाल दो तो वो बहना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके कण गतिमान स्थिति में आ जाएंगे। और फिर गैस की बात करें तो कण गतिशील होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में घरेलू सिलेंडर होता है उसके अंदर दाब की सहायता से गैस भरी भी होती है। अगर हम उसकी पिन को हल्का सा दबाएं, मतलब उसका दाब कम करें, तो उसके कण इतनी गतिशील अवस्था में आने के बाद एकदम निकलते हैं सिलेंडर से कि हम उनको रोक भी नहीं पाते। उसके लिए ये वाली चीज भी होती है कि अत्यधिक स्थान, कि उनके कणों के बीच में, गैस के कणों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो एकदम हल्के सा दबाव के कारण ही फ्री हो जाते हैं और बाहर फैल जाते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं, तो इसके आगे का टॉपिक अभी मैं यहां पे बताऊंगा आगे।
तो बच्चों अब मैं आपके सामने एक उसी लेसन का एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थों को जब हमने बांटा था ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाओं में, तो द्रव में मैंने एक बात बोली थी कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और वो रिक्त स्थान जो होता है उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे या एज ए प्रैक्टिकली हम उसको कैसे समझाएंगे। तो देखो सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक गिलास लिया है, उस गिलास में मैंने वाटर लिया है, ठीक है, और ये वाटर मैंने 100 ml तक इसको फिल कर लिया, मतलब इसको भर लिया है। अब इस वाटर में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है जिसको मैंने सॉल्ट लिखा है। अब इस नमक को मिलाने के बाद अभी ये नीचे इकट्ठा हो गया है। तो मैंने ये देखा, ये नोटिस करा कि इस बीकर में जो रीडिंग लिख रही थी तो 100 के बाद ये इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। वाटर का जो स्तर था, जल का स्तर था, वो कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको सॉल्ट को चम्मच के द्वारा इसको चलाया और चलाने के बाद तक मैंने इसको तब तक चलाया जब तक कि सारा का सारा नमक इसमें ना घुल जाए। सारा का सारा नमक इसमें ना घुल जाए। अब क्या हुआ, सारा नमक इसमें घुल गया। तो ये जो ऊपर जो वाटर का लेवल बढ़ा था, अब ये लेवल दोबारा से पुनः अपनी जगह पर आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये लेवल पहले था ये वही अपनी पुरानी वापस स्थिति में आ गया। क्योंकि बच्चों जब मैंने इस नमक को चम्मच से घुमाया या चलाया तो नमक इस जल के अंदर घुलने लगी। कहने मतलब ये है कि जो जल है जो द्रव अवस्था में है और उनके कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान। तो नमक जो है उस रिक्त स्थान के बीच में घुलने लगी और उस रिक्त स्थान के बीच में उसने अपनी जगह बना ली। और जो ये जल का स्तर था, जो नमक को इसमें डालने के बाद जो ऊपर बढ़ गया था, वो वापस फिर से इन कणों के बीच में अपनी जगह बनाने के बाद फिर से उसी स्तर पर आ गया। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान, अगर हम कह रहे हैं कि द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप ये प्रैक्टिकल नॉर्मली अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अभी मैंने बताया था कि जो आपके पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। किस तरीके से? यहां पे मैं लिखूंगा ताप में परिवर्तन, मतलब उस पदार्थ के टेम्परेचर में मैं परिवर्तन करूंगा। उसमें परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या प्रोसेस है, ये गलनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये किसी भी चीज को अगर हमें मेल्ट करना है, या फिर मैं यहां पे बोलूं कि मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, उसको मुझे मेल्ट करना है, तो मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मतलब उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लाऊंगा। और जब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मुझे क्या करना है, उसको मेल्ट करना है, मतलब मेल्टिंग। तो अभी क्या है, ये अभी ठोस अवस्था में है और मुझे किस अवस्था में लाना है, इसको द्रव अवस्था में लाना है। तो मुझे इसके तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे इस लोहे का टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा जिससे ये गल जाए बच्चों? 1000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यू में आता है कि लोहे का टेम्परेचर में कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। तो बात वही आ गई कि जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना था, जो मैंने लोहे का टुकड़ा लिया था वो ठोस अवस्था में था, और जैसे ही मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ाया, तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद वो द्रव में आ गया, मतलब लिक्विड अवस्था में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा गलनांक। अब गलनांक की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं तो गलनांक की बच्चों डेफिनेशन ये होती है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड वस्तु पिघलना स्टार्ट हो जाए तो वो उसका गलनांक कहलाता है। और बात करते हैं नंबर 2 क्वथनांक, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम किसी भी या कोई भी द्रव वस्तु को भाप में परिवर्तित करना होता है, मतलब उसे द्रव से गैस में अगर हमें परिवर्तित करना है तब हम क्या करते हैं। तो मान लीजिएगा हमने एक गिलास पानी लिया, उसका टेम्परेचर हमने इतना बढ़ाया कि वो गैस में परिवर्तित हो जाए। तो एक गिलास पानी को अगर मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, उसको गैस पे रखूंगा और गर्म करना स्टार्ट कर दूंगा। सिंपल सी चीज है, हर बच्चे को पता है। और जब मैं उसे गर्म करूंगा तो गर्म करने के बाद तब तक गर्म करूंगा जब तक कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो जल होता है, जो पानी होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें यहाँ पे उस वस्तु को द्रव से गैस में परिवर्तित करना है। और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो वो खुद पे खुद द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगेगा। दूसरी बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसकी डेफिनेशन बोलूं अगर मैं, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वह टेम्परेचर या वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव वस्तु गैस या अवस्था में चेंज होती चली जाए। करेक्ट। नंबर 3 आ गया हमारा हिमांक। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसके नाम में ही बच्चों फ्रिज है। क्या है? फ्रिज। आपके सबके घरों में फ्रिज होता है, तो हमें पता, हम फ्रिज में अगर एक गिलास वाटर रखें तो वो लिक्विड अवस्था में होता है। और जब उसका टेम्परेचर हम कम करेंगे, क्या करेंगे, उसके तापमान में कमी करेंगे। और जब हम उसके तापमान में कमी करेंगे तो खुद पे खुद वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। सिंपल चीज है, आप नॉर्मली करते हो। गर्मियां हैं इस टाइम, तो उसमें नॉर्मली अगर हम एक गिलास पानी फ्रीजर के अंदर रखें और आधे घंटे बाद देखें तो उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वो जो एक गिलास पानी था आपका, वो आपका ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और वो टेम्परेचर आप जब आप नोट करोगे तो वो आपको मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो वो ये बनेगी कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव वस्तु ठोस अवस्था में चेंज हो जाती है तो उसको हम हिमांक बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए यही टॉपिक था। अब मैं आपको आगे वीडियो दूंगा। ठीक है, थैंक यू।